हेलो दोस्तों, देखिए जो बीएसएनएल का डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी, अगर कोई ऑफिशियल होता है तो उसके लिए एक मॉडल गाइडलाइन है जो एक ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की तरह काम करेगा, जहां पे अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, एब्सकॉन्डिंग एंड लॉन्ग एब्सेंटी फ्रॉम ड्यूटी होता है ऑफिशियल्स का। तो देखिए ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर निकला 16/5/2019 को, और इसी को एज ए मॉडल आपको ट्रीट करना है। और जितना भी एब्सकॉन्डिंग केसेस है, ठीक है, उसके लिए जो एब्सकॉन्डिंग केसेस है उसके लिए ये ही इसी लेटर को एज ए मॉडल, जो मॉडल गाइडलाइन दिया हुआ है, उसको फॉलो करना है। देखिए ये बीएसएनएल का जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन है, ये यहाँ से कॉर्पोरेट ऑफिस से ये ऑर्डर निकला है। और देखिए ये ऑर्डर निकलने का पृष्ठभूमि क्या है कि ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया गया ऐसे ऑफिशियल्स में जो लोग लॉन्ग एब्सेंटी हैं ड्यूटी से विदाउट इंटीमिडेशन, कोई इंटीमिडेशन नहीं है, और इसका जो एब्सेंटी पीरियड है वो 3 साल से 15 साल तक है। मगर ये क्या हो जा रहा है कि फाइनलाइजेशन ऑफ सच केसेस हो जा रहा है, प्रोलॉन्ग सच केसेस, ये स्लैकनेस देखा गया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, डिसिप्लिनरी कमिटी से और ऑफिशियल से। तो इसको बोला गया है कि पूरा पैन इंडिया बीएसएनएल में एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और इस चीज को फाइनलाइज करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये जो काम करने का जो माहौल है दफ्तर में वो खराब होता है। तो चलिए देखिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे साइन भी है जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो ये ऑर्डर को इशू किए हैं पीजीएम एसआर के तरफ से। अब देखते हैं कि ये जो मॉडल जो है, जो बोला गया है, ये है आपका मॉडल जो एनेक्सियल लेटर है। आप इसका ऑर्डर नंबर, मेमो नंबर सब देख सकते हैं। अब जो मॉडल गाइडलाइन है, ये मॉडल गाइडलाइन और ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सॉफ्ट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो भी होता है, जो रूल होता है डिसिप्लिनरी रिलेवेंट रूल, वो 3 जगह से डिराइव्ड होता है। एक बीएसएनएल सीडीओ रूल से होता है, और सीसीए रूल से होता है, और जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड ऑर्डर एक्ट 1946 जो ब्रिटिश जमाने में जो था उसके हिसाब से, ये तीनों रूल के हिसाब से आपका जो पनिशमेंट होता है, जो कमिटी होता है अनऑथराइज्ड एब्सेंट का और एब्सकॉन्डिंग केसेस का, वो होता है। अब देखिए इसका बारे में हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला बात है, कोई भी बीएसएनएल का ऑफिशियल अगर 60 दिन से ज्यादा अगर लीव ले लेते हैं विदाउट अप्रूवल, अगर अप्रूव ना होके 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट हो जाते हैं तो उसी को एब्सकॉन्डिंग माना जाएगा। और यहाँ पे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, नॉट बिलो रैंक ऑफ एसडी, मतलब एटलीस्ट आपका एसडी होना चाहिए जो ऑफिशियल, उनको क्या करना है, उनको एक सो कॉज नोटिस दे देना है जो एम्प्लॉय का लास्ट नोन एड्रेस है एज पर सर्विस बुक, और उनको इमीडिएटली सर्विस बुक पे एंट्री कर देना है। और उनको ये लिख देना है कि 15 दिन के अंदर आपको इसको जवाब देना है। अगर ये देने के बाद अगर वो एम्प्लॉय 15 दिन के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको और आगे जाके कार्रवाई नहीं होगा, उनका लीव कट जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको जो ड्यूटी ऑफ एब्सेंस है वो किस लिए हुआ है, और 15 दिन फ्रॉम द इशू ऑफ लेटर, यानी कि जो चिट्ठी जो इशू हुआ है उसका 15 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। जो यहाँ पे एसडी, नॉट बिलो रैंक ऑफ एसडी ऑफिसर जो लिख रहे हैं, उसका 15 दिन के अंदर लेटर का आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 तारीख को लिखते हैं, 1/11/25 को अगर कोई लेटर लिखा है तो 16/11/25 के अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। अब देखिए अगर ये लेटर के बावजूद भी अगर काम नहीं होता है तो दूसरा लेटर इशू करना है, वो भी करना है, और वो करना है नॉट बिलो रैंक ऑफ एजीएम, यानी कि एजीएम रैंक का ऑफिसर को ये लेटर इशू करना है इन नेक्स्ट 15 डेज। तो यहाँ पे अगर एब्सेंट हुआ, पहले 60 दिन एब्सेंट हो गया, इसके बाद 15 दिन देखने के बाद एसडी चिट्ठी इशू करेगा। फिर क्या होगा, फिर 15 दिन का मोहलत होगा चिट्ठी का रिप्लाई देने के लिए। फिर क्या होगा, फिर एजीएम को लेटर लिखना पड़ेगा, फिर 15 दिन वेट करना पड़ेगा रिप्लाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60 दिन, 15 दिन,
15 दिन तो 105 दिन तो हो गया। तो अभी देखिए एम्प्लॉइज अगर है तो यहाँ पे जो 3-4 महीने का मोहलत के अंदर ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को चालू कर देने के लिए बोल रहा है। तो ये चीज एक्चुअली होता है, जो प्रैक्टिकली अभी तक जो होते आ रहा है ये सालों साल भर रख जाता है, 2 साल 3 साल के बाद भी लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज को जो टाइमलाइन है इसको कम करने का बात हिदायत दिया गया है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से। तो इसके बाद आपका क्या होगा कि ये 2 लीटर अगर इशू हो गया, 2 लीटर, उसके बाद भी अगर कोई ड्यूटी रिज्यूम नहीं किया तो यहाँ पे चार्जशीट होगा। और चार्जशीट अगर हो गया, अगर चार्जशीट इशू हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठ जाएगा। तो ये जो डिसिप्लिनरी जो कमेटी है ये बैठ गया, तो डिसिप्लिनरी कमेटी 6 महीने के अंदर अपना रिकमेंडेशन देगा और 1 साल के अंदर उसको देना पड़ेगा चार्जशीट। तो ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी है ये 6 महीने से 1 साल के अंदर, ठीक है। तो 2-2 साल 3-3 साल वाला केस को कम करने के लिए जो 15-15 साल है उसको लिए ये चीज किया गया है। अब देखिए टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट जो सब रूल 24A रूल ऑफ 14 मतलब 14 का जो 24 सब रूल है जो CCA रूल के तहत आता है, वहां पे बोला गया है कि 6 महीने के अंदर जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी है उसको अपने इंक्वायरी करना है और 6 महीने से अगर ज्यादा करना है तो सफिशिएंट गुड रीजन वहां पे बाय रिटन देना है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तभी जाके ये एक्सटेंड होगा और 1 साल के अंदर इसको करना है। अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, तो जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में, मतलब कम से कम 2 न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कर देना पड़ेगा। तो अभी वो देखेगा नहीं देखेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है, उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग्स नहीं हो पा रहा है, तो न्यूज़पेपर में ऐड दे देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर डिसिप्लिनरी एक्शन के दरमियान वो जॉइंट रिज्यूम करता है तो क्या होगा कि उसका जो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो गया है, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए उसको रुकना है, उसका क्या रिजल्ट आता है, और उसके दरमियान उसको विदाउट प्रेजुडिस काम करते जाना है। और जब फाइनलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओवरस्टेल जो लीव पीरियड है उसको कंसिडरेशन में लेके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सोचिए कोई आदमी अगर 365 दिन यानी कि 1 साल के लिए एब्सकॉन्डिंग हो गया, विदाउट कोई छुट्टी वुट्टी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एब्सकॉन्डिंग हो गया, तो ये आके जब ज्वाइन करेगा तो डिसिप्लिनरी जो कमिटी का जो एक्शन के मुताबिक इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 10% EL पेनल्टी लग जाएगा। ये हो गया आपका पनिशमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का। तो क्या होगा कि 36.5 यानी कि आप मान सकते हैं 37 आपका EL एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा, और ये जो डिडक्शन होगा ये सैप से डायरेक्टली होगा, यहाँ पे मैनुअल कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए जो डॉट का एम्प्लॉय है BSNL में CCA रूल के तहत रहते हैं तो रूल 21 की तरह वहां पे ट्रीटमेंट होगा, बाकी सब चीज मोटा मोटी एक होगा, मगर जो एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो चेंज होके डायरेक्टर स्टाफ DOT हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब जो BSNL एब्जॉर्बी एम्प्लॉइज है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए रूल 37A सब रूल 25C के तहत होगा। और यहाँ पे ये चीज बोला गया है, ये जो पेनल्टी जो स्पेसिफाई केस के ऊपर जो लगेगा उसको इनिशिएट कर देना चाहिए ड्यूरिंग सर्विस ईयर, और उसको अगर कंप्लीट नहीं होता है तो रिटायरमेंट के बाद भी उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका मोटा मोटे रूल है। तो अगर सोचिए मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, किसी ने 3 साल के लिए एब्सकॉन्डिंग हो गया तो क्या होगा, तो 3 × 365 अगर केस हो गया तो 1095 डेज होता है। तो इसका अगर 10% लेंगे तो 109.5 होता है, जो 110 मान सकते हैं। तो 110 दिन का जो EL है ये आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आपका तनख्वाह रिकवरी भी हो सकता है, तो नेगेटिव सैलरी होकर भी रिकवरी हो सकता है। तो मोटा मोटी एब्सकॉन्डिंग का रूल यही है। तो सबसे अच्छा बात है कि आप छुट्टी दे के अप्रूव करा के जाइए, अगर अप्रूव नहीं भी होता है तो आप छुट्टी दे देने से आपका भी एक जिम्मेवारी खत्म हो जाता है। एब्सकॉन्डिंग करना अच्छा बात नहीं है, अगर एब्सकॉन्डिंग करते हैं
तो उसके लिए जो पेनल्टी लगेगा, जो भी नतीजा आएगा उसके लिए तैयार रहिए। और एब्सकॉन्डिंग करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लीगल सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो पेनल्टी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट का मोटा मोटी यही रूल है, मैंने बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी सवाल है इसके दरमियान, एब्सकॉन्डिंग रूल के दरमियान, अनऑथराइज्ड लीव के दरमियान, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा उसका जो रेलिवेंट ये है दिखाने के लिए, जो भी हेल्प करने के लिए। तो देखिए, सबसे अच्छा मेरा सलाह यही रहेगा कि विदाउट आप इंफॉर्मेशन मत कीजिए एब्सेंट। अगर करते हैं तो जरूर आप अप्लाई कर दीजिए ईआरपी में, नहीं तो कम से कम अगर नहीं कर सकते हैं तो मेल, चिट्ठी वगैरह, व्हाट्सएप, कुछ भी कम्युनिकेशन से आप अनऑथराइज्ड एब्सेंट मत होइए, क्योंकि अगर डिसिप्लिनरी कमेटी का प्रोसीडिंग्स चालू हो गया तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो पूरा चीज, ये चीज सिर्फ जीएम के पास नहीं रहता है, ये आपका जीएम होके, सीजीएम होके आपका पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस तक चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी होता है तो वो ऑर्डर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस से आपको बैक होना पड़ेगा। अगर ऐसा केसेस को मानते हैं कि किसी ने एब्सेंट हो गया, उसका नेगेटिव सैलरी हो गया, तो वहां पे क्या होता है, वो जब ज्वाइन करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा जो रिकवरी होने का होगा। तो रिकवरी के टाइम पे वो क्या करेगा, वो रिकवरी के टाइम पे बोलेगा कि हमको घर चलाना है, मैं कैसे चलाऊंगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है, उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि एज ए लोन अप्लाई कर देने के लिए। तो ये कोई बैंक का लोन नहीं, ये सैलरी लोन होता है। ये क्या होगा कि आपको सोचिए 20,000 या 30,000 रुपया आपका दे देगा। अगर आपका 4 महीने का रिकवरी है तो यहाँ पे 5-5 हजार करके आपका क्या होगा, आपको तनख्वाह दे दिया जाएगा। हाँ, तो जब आपका टोटल रिकवरी पीरियड खत्म हो जाएगा तब ये जो 20,000 रुपया है ये फिर आपका तनख्वाह से रिकवरी होगा। तो इसको जो अकाउंट ऑफिसर है अगर 2,000 करके कर देंगे तो आपका 10th महीने में जाके आपका रिकवरी हो जाएगा। तो घर चलाने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ऐसे किया जाता है। मगर इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो अप्रूवल है, इसका अप्रूवल देने का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये चीज कॉर्पोरेट ऑफिस से होकर जाना पड़ेगा। तो ये सब केसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जो लॉन्ग एब्सकॉन्डिंग पीरियड है उसके लिए अगर एक साल किसी को विदाउट तनख्वाह ड्यूटी करना पड़े तो मुश्किल है, तभी जाके ये सब केसेस होता है। मगर इसका जो पर्सुअल होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। और इसका जो प्रोसीडिंग्स होता है इसमें हर किसी को बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर कॉज दिखाना पड़ता है, कमिटी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो ये सब में बड़ा दिक्कत होता है। तो ये चीज को अवॉइड करना ही सबसे अच्छा बात है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज के अंदर शेयर कीजिए, जैसे जागरूकता पैदा हो और सबको पता चले कि कैसे कैसे प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपका सर्विस अच्छा रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही करना चाहिए। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।